हेलो एवरीवन, रोशन एकेडमी में आपका स्वागत है। वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज हम आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेकर आए हैं और बताना चाहते हैं पर्यावरण अध्ययन क्लास 5 एनसीईआरटी नोट सीटेट एग्जाम पेपर 1 के लिए। वैसे भाई बंधु जो सीटेट की एग्जाम तैयारी करते होंगे उनके लिए इस वीडियो के माध्यम से बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो चलिए हम लेके चलते हैं लिस्ट ऑफ कंटेंट्स के अंतर्गत जो चैप्टर्स बाकी रह गए हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। आपको 15 चैप्टर तक करा दिया गया है। आज हम 16 चैप्टर पर हम चर्चा करेंगे, यानी 16 पार्ट में क्या दिया हुआ है उस पर हम सभी क्वेश्चंस और उत्तर से रूबरू होंगे कि क्या क्या प्रश्न बनते हैं। आप लोग को सामने एक परफेक्ट क्वेश्चंस, एक चुनिंदा क्वेश्चंस सीटेट एग्जाम देखते हुए आपको कराया जा रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को देखना न भूलें। तो चलिए बिना समय गवाते हुए हम आपको लेके चलते हैं पार्ट 16 पे, यानी चैप्टर 16 नंबर पे, कौन करेगा यह काम। दिखाते हैं, यहाँ पे देखेंगे कौन करेगा यह काम, जो आपका 33 से 34 पेज में दिया हुआ है। और इसके बाद 17 फांद ली दीवार, जो कि 34 से 35 में दिया हुआ है। इसके बाद 18 पेज में चैप्टर में देखिए, सॉरी यहाँ पे इधर जो दिया है चैप्टर नंबर दिया है, इधर पेज दिया हुआ है 18 चैप्टर में देखेंगे जाएं तो जाएं कहाँ, जो 35 पेज में दिया हुआ है। इसके बाद 19 चैप्टर में देखेंगे किसानों की कहानी बीज की जुबानी, जो 36 पेज में दिया हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे 20 चैप्टर में कि किसके जंगल, यानी 37 से 38 पेज में दिया हुआ है। इसके बाद 21 में देखेंगे किसकी झलक किसकी छाप, जो 39 से 40 पेज में दिया हुआ है। इसके बाद 22 चैप्टर में देखेंगे फिर चला काफिला, जो 41 पेज में दिया गया है। तो आप देखेंगे 16 से लेकर के 22 चैप्टर तक हम आज बात करेंगे। इसके अंतर्गत क्या क्या प्रश्न बनते हैं, क्या क्या इसके अंतर्गत उत्तर हैं, उस सभी प्रश्नों से, सभी उत्तरों से आप रूबरू होंगे और आपको एकदम परफेक्ट जो है से 15 में 15 जो ईवीएस से क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, आप बने रहें, इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको अच्छे से अच्छे ईवीएस में मार्क्स आए। तो चलिए बिना समय गवाते हुए हम आपको पार्ट 16 के अंतर्गत जो क्वेश्चंस बनते हैं उससे हम रूबरू कराते हैं। तो चलिए देखते हैं पार्ट 16। देखेंगे यहाँ पर कौन करेगा यह काम ना। पार्ट 16 के अंतर्गत कहता है कि कौन करेगा यह काम। इसके अंतर्गत क्या प्रश्न है, पहला प्रश्न बनता है नारायण जी कौन थे, तो उत्तर हो जाएगा गांधी जी के दोस्त, महादेव के बेटे, जो 11 वर्ष की उम्र में, जो 11 वर्ष की उम्र में गांधी जी के साथ रहते थे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 2 है, क्या है, प्रश्न संख्या 2 है किसने कहा था कि हम सभी को हर तरह का काम करना चाहिए, तो उत्तर हो जाएगा गांधी जी ने कहा था। अगला देखेंगे क्या है, अगला है गांधी जी और नारायण जी ने तथा उनके साथियों ने छुआछूत को मिटाने के भरपूर प्रयास किए। गांधी जी का एक भजन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीड़ पराई जाने रे, पर दुख अपमान सहे जे मन अभिमान न आने रे। आप इस दोहे से, भजन से रूबरू होंगे। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न बनता है भीमराव अंबेडकर कहाँ से थे, तो उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र के गोरा गांव से। कहाँ से थे, महाराष्ट्र के गोरे गांव से थे। अगला है नोट, यह कहानी स्टैलन के इंडियन अनटच्ड डॉक्यूमेंट्री फिल्म से ली गई है ना। यह कहानी कहाँ से लिया गया है, भीमराव अंबेडकर कहाँ से थे, तो महाराष्ट्र के गोरा गांव से। यह कहानी कहाँ से लिया गया है, स्टैलन के इंडियन अनटच्ड डॉक्यूमेंट्री फिल्म से ली गई है। अगला देखेंगे क्या है, कुछ भीमराव अंबेडकर के बचपन के बारे में कहा गया है, क्या क्या उन्होंने, उसके बारे में हम देखेंगे। ऐसा भी एक बचपन, यह बात लगभग 100 साल पुरानी है। 7 साल का छोटा भीम महाराष्ट्र के गोरे गांव में अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने गया था। उसने देखा कि एक नाई किसी बड़े किसान की भैंस की
ना एक नाई किसी बड़े किसान की भैंस की खाल पर उगे लंबे लंबे बाल साफ कर रहा था। भीम को अचानक अपने बढ़े हुए बालों का ख्याल आया। नाई के पास जाकर उसने अपने बाल काटने को कहा। क्या? नाई के पास जाकर के अपने बाल काटने को कहा। नाई का नाई फट से नाई फट से बोल पड़ा, ना तो तुम्हारे बाल काटूंगा तो मैं और मेरा उस्तरा दोनों गंदे हो जाएंगे। तो भीमराव बोलते हैं कि अरे क्या इंसान के बाल काटना भैंस की खाल साफ करने से ज्यादा गंदा काम है? अरे क्या इंसान के बाल काटना भैंस के खाल साफ करने से ज्यादा गंदा काम है? छोटे भीम ने सोचा। आगे चलकर यही भीम भीमराव यानी बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से दुनिया भर में मशहूर हो गया। बाबा साहब ने अपने जैसे लोगों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ ना, आपको वीडियो दिखाई नहीं देता होगा, चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ से देखेंगे, आगे चलकर यही भीमराव यानी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से दुनिया भर में मशहूर हो गया। बाबा साहब ने अपने जैसे लोगों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ाई की। आज़ादी के बाद बाबा साहब की अगुवाई में ही हमारे देश का संविधान तैयार किया गया। संविधान किसने लिखा? तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने, जो संविधान का जनक माना जाता है। तो इस तरह से जितने भी छुआछूत आपको मिलता है जो कि संविधान में, तो वो सभी जो है सो भीमराव अंबेडकर ने दूर करने का काम किया। अनुच्छेद आर्टिकल लगा करके ना, इसके अंतर्गत क्या होगा, जैसे छुआछूत की क्या है, अनुच्छेद 17 में कहता है ना कि छुआछूत जो है उसके रिलेटेड से वो बनाया गया है अनुच्छेद 17। तो आपको भीमराव अंबेडकर ने जितने भी आपको नीच कास्ट के लोग जो माने जाते थे, जो छुआछूत उनसे छूने पर भी माने उनसे छुआने पर भी एक बड़ा उनको अति होता था कि जैसे उनको हीन दृष्टि से लोग देखते थे। तो इस तरह से वो करते थे। इस वजह से वो क्या किए कि अपना कुछ संविधान में ऐसे लिखने का काम किए ताकि उन लोग को आपको आरक्षण के माध्यम से ऊपर उठने का तरीका हो। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे पार्ट में क्या है। इसमें यही था, इसमें कुछ खास नहीं है। आगे लेकर के चलते हैं आप लोग को पार्ट 17 में। पार्ट 17 में है फांद ली दीवार। क्या है? फांद ली दीवार। फांद ली दीवार। पहला क्वेश्चन से इसमें प्रश्न बनता है, चमकते सितारे यानी इंडियन एक्सप्रेस 2007 अफसाना मंसूरी की उम्र क्या है? तो उत्तर हो जाएगा 13 वर्ष। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 2 में, नागपाड़ा और अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल टीमें कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा मुंबई में है ना। कहाँ है? मुंबई में। अगला देखेंगे, अगला आपको पेज पर लेके चलते हैं। यहाँ प्रश्न संख्या 3 में देखेंगे, विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। प्रश्न संख्या 4 में, सोलापुर कहाँ पर है? तो मुंबई में। प्रश्न संख्या 5, बच्चू खान प्लेग्राउंड कहाँ पर है? तो मुंबई में। अगला देखेंगे क्या है, कुछ नोट में लिखा हुआ है, उस पर हम बात करते हैं। नोट में, यह ग्राउंड कोच मुस्तफा खान के नाम पर बनाया गया था। यह ग्राउंड कोच जो है मुस्तफा खान के नाम पर बनाया गया था। इनसे सब डरते थे ना, इनसे सब डरते थे। किनसे? मुस्तफा खान के नाम पर बनाया गया था, इनसे सब डरते थे। मगर बच्चे उन्हें बेहद चाहते थे, इसलिए उन्हें सब बच्चू खान कहने लगे। इनके कारण अर्जुन पुरस्कार भी मिला। चलिए आगे देखते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन में क्या है। छठा प्रश्न है,
यह पाठ मुख्य रूप से समाज में क्या दूर करने के लिए है? तो उत्तर हो जाएगा लिंग भेद को दूर करने के लिए है। लिंग रूढ़िवादिता से संबंधित है। लिंग भेद को दूर करने के लिए माने जो भी स्त्री या पुरुष दोनों को समान रूप से देखा जाए, इस वजह से आप लोग दिया है। इंक्लूसिव स्कूल आपको पढ़े होंगे, उसमें आपको समानता की भावना को विकसित करने के लिए दिए हैं। हर व्यक्ति समान हो सकता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो या नीच कास्ट के हो या उच्च कास्ट के हो, सभी को समानता का अधिकार दिया गया है। तो इस वजह से आप लोग को लिंग विभेदता को दूर करने के लिए यह चार पाठ जो है से मुख्य रूप से समाज के दूर करने के लिए किया गया है, यानी लिंग रूढ़िवादिता को। तो चलिए आगे देखते हैं पाठ 18 में क्या है। जाएं तो जाएं कहाँ। इसके पाठ 18 में जाएं तो जाएं कहाँ, इसके अंतर्गत पहला प्रश्न बनता है डामर किसे कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा कोलतार को ना। प्रश्न संख्या 2 है खेड़ी गांव कहाँ स्थित है? खेड़ी गांव कहाँ स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा हरे भरे घने जंगल और पहाड़ियों के बीच। अगला देखेंगे प्रश्न क्या है, नोट में नोट देखेंगे। पाठ मुख्य रूप से गांव और शहर के गरीबी तथा रहन सहन के साथ साथ देश के विकास के लिए बड़ी योजनाएं के बारे में है, जिसके कारण कुछ लोग जाएं तो जाएं कहाँ, जैसे में जैत्रा, इनकी पत्नी, बेटी झिमली, बेटा सिडिया, ये सब इसके बारे में बताया गया है। एक बार फिर से दोहराता हूँ, पाठ मुख्य रूप से गांव और शहर के गरीब, पाठ मुख्य रूप से गांव और शहर के गरीब तथा रहन सहन के साथ साथ देश के विकास के लिए बड़ी योजनाएं के बारे में है, जिसके कारण कुछ लोग जाएं तो जाएं कहाँ, जात्रा, इनकी पत्नी, बेटी झिमली और बेटा सिडिया। अगला देखते हैं क्या है, क्वेश्चंस बनता है। यहाँ पार्ट 19 में देखेंगे किसानों की कहानी बीज की जुबानी। ये बड़ा किसानों की कहानी बीज की जुबानी, ये जो चैप्टर है, ये पार्ट जो है, इसके अंतर्गत क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में है उससे बनता है आने के लिए। तो चलिए इसको हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में क्या है, पुराने जमाने में बीजों को कैसे भंडारण करते थे? तो उत्तर होगा अच्छे बीजों को लौकी के सूखे कवर में रखकर उसको मिट्टी से लीप कर या ढक कर रखते थे और नीम की पत्तियों का प्रयोग कीड़ों से बचाने के लिए करते थे। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न 2 में देखेंगे बान गांव कहाँ पर है? तो उत्तर हो जाएगा गुजरात में। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 3, गुजराती भाषा में ऊंधियू को क्या कहते हैं? तो उल्टा। ऊंधियू को क्या कहते हैं? उल्टा कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 4 में, ऊंधियू क्या है? तो इसका उत्तर होगा गुजरात की एक पकवान जिसको हम डिश के नाम से जानते हैं। यह सब्जी को जिसे मसाले के साथ घड़े को उल्टा लटकाकर अंगार पर पकाते हैं। यह लोग बाजरे की रोटी, मक्खन, दही के साथ खाते हैं। ऊंधियू क्या है? तो गुजरात की एक पकवान यानी डिश है ना। पकवान या डिश या सब्जी को जिसे मसाले के साथ घड़े को उल्टा लटकाकर अंगार पर पकाते हैं। यह लोग बाजरे की रोटी, मक्खन, दही के साथ खाते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे गांव देहात के जो हमारे साथी होंगे जो सीटेट की तैयारी करते होंगे या घर जो देहात से बिलोंग करती होंगी, जो हमारे बहन होंगी वो देहात से बिलोंग करती होंगी, देखते होंगे कि जो घर में क्या होता है कि जो घड़ा होता है, घड़े में क्या करते हैं, जो आलू जब देहात में जब कोड़ाने का जब टाइम आ जाता है तो आलू को क्या करते हैं, धो करके और 2-4-10 जो आलू होते हैं उसको क्या करते हैं, घड़े में डाल देते हैं और उसको बंद कर देते हैं और घड़े को औंध करके ऊपर से क्या करते हैं, आपको जलावन रख देते हैं और वो घड़ा जाता है पक करके। बिल्कुल जब गर्म हो जाता है, पक जाता है, तो जो अंदर का जो आलू होता है वो बिल्कुल सोना लगता है खाने में।
तो इस तरह से वो लोग खाने का काम करते हैं। उसी तरह से गुजरात का एक पकवान यानी डिश है जो आपको घड़े को उल्टा लटकाकर अंगार पर पकाते हैं और वो बाजरे रोटी और मक्खन दही के साथ खाते हैं। तो उनका हर अपना अपना खाने का तौर तरीका होता है कि अपना अपना भोजन होता है कि कौन किस तरह से किस राज्य में करते हैं, उसके अपने अपने हिसाब होते हैं अपने अपने भोजन करने का। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या है। आगे है नोट में क्रोटोन। क्रोटोन क्या है? एक पौधा है। क्रोटोन पौधा है जो रंग बिरंगे पत्ते वाली होती है। क्रोटोन क्या है? एक पौधा है जो रंग बिरंगे पत्तों वाली होती है। तो क्रोटोन पौधे की जड़ें जमीन में बहुत अंदर तक नहीं जाती। क्रोटोन जो पौधा है उसके जड़ें जमीन के बहुत अंदर तक नहीं जाती। जब यह मुरझाने लगते हैं तो किसान समझ जाते हैं कि पौधे को पानी की आवश्यकता है। तो आप लोग याद रखेंगे क्रोटोन क्या है? तो एक पौधा है जो जमीन के अंदर बहुत कम जाता है और जब ये मुरझाने लगता है तो समझ जाते हैं कि इसको पानी की जरूरत है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है अगला टॉपिक में। जमीन उपजाऊ जड़ों पत्ते, जमीन उपजाऊ जड़ों पत्ते शाखाओं न के सड़ने, जमीन उपजाऊ जड़ों पत्ते शाखाओं के सड़ने से और केंचुओं के जमीन में छेद बनाते रहते हैं। केंचुओं के जमीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। इन केंचुओं के मल जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। जैसे देखे होंगे सांप और केंचुआ, जो सांप और केंचुआ होता है वो किसानों का मित्र कहा जाता है। अब बताएं कि सांप कैसे किसानों का मित्र हो सकते हैं? तो सांप इसलिए किसानों के मित्र होते हैं क्योंकि जो सांप जो होता है वो चूहे को खाता है। जो किसान के क्षति पहुंचाता है चूहा, किसी तरह कोई भी फसल को बर्बाद करने के काम करता है चूहा, तो चूहे को सांप खा करके सफाया कर देता है और किसानों को फसल बर्बाद होने से बच जाता है। इस वजह से सांप को भी किसानों का मित्र कहा जाता है। अब केंचुआ को हम किसानों का मित्र कैसे कहते हैं? तो केंचुआ जो होते हैं किसानों के खेत में वो वहाँ मौजूद होते हैं और जब कोई फसल लगाया जाता है तो उस फसल के जड़ के नीचे मिट्टी को खा करके भुरभुरे टाइप पर बना देते हैं जिससे ऑक्सीजन पानी आसानी से मिल सकता है, उसको मिल जाता है और पौधा जो होता है से पौधा के उपज अच्छे हो जाते हैं। तो इस तरह से केंचुए को किसान का एक मित्र भी माना गया है। और केंचुआ को अब मगर ऐसे ऐसे रसायन आ रहे हैं कि केंचुए जो ऐसे कभी कभी मर जाते हैं। तो जब जिस खेत या जिस किसान के खेत से केंचुए मर जाते हैं उनका पैदावार अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए केंचुए को बढ़ावा देना चाहिए, ऐसे रासायनिक डालना चाहिए ताकि केंचुए पर कोई प्रभाव न पड़े। तो यही है इसमें और कुछ नहीं है ज़्यादा केंचुआ के बारे में। केंचुआ पूछेगा कि केंचुआ किसानों का मित्र है, तो सही बात है कि केंचुआ जो है से किसानों का मित्र है, सांप भी किसानों का मित्र है। अब अगले पेज में लेके चलते हैं। 37 नंबर पेज में क्या है आपका 36 पेज समाप्त होता है। यहाँ पर देखेंगे पार्ट 20 में किसके जंगल, इसके अंतर्गत क्या क्या प्रश्न बनते हैं उससे हम सभी प्रश्नों से रूबरू होंगे। आप देखेंगे पहला प्रश्न बनता है कुड़ुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं? तो तोरांग कहते हैं। कुड़ुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं? तोरांग कहते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे कुड़ुक क्या है? कुड़ुक क्या है? तो उत्तर हो जाएगा झारखंड में आदिवासी लोगों का एक समुदाय है। देखिए ये VVI क्वेश्चन है, इस वर्ष हो सकता है पूछ भी सकते हैं क्योंकि अगले साल इसी टाइप पर दूसरा क्वेश्चन पूछा था और अब की लगता है कि इस क्वेश्चन से प्रश्न आपको दिया जाएगा, तो इसलिए आप इसको अच्छे से देख लेंगे क्योंकि ये VVI क्वेश्चन हैं। यानी कुड़ुक क्या है? तो झारखंड में आदिवासी लोगों का एक समुदाय है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 3 में जंगल अधिकार कानून 2007, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 क्या कहता है? यह कानून आदिवासी को जंगल पर उसका हक दिलाता है। यह जो कानून है राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007, यह जो है से आदिवासी को जंगल पर क्या करता है? हक दिलाता है। इसके अनुसार लोग
जंगल में 25 सालों से रह रहे हैं ना। इसके अनुसार जो लोग जंगल में 25 सालों से रह रहे हैं उन्हें उस जंगल तथा वहां पर उगने वाले सभी चीजों पर अधिकार है। यानी जो आदिवासी जंगल में 25 सालों से रह रहे हैं तो उस जंगल में वहां पर हर चीज जो जंगल में उगता है उन सभी चीजों पर उनका अधिकार है। उन जंगल तथा वहां पर उगने वाले सभी चीजों पर अधिकार है। उसको जबरदस्ती वहां से हटाया नहीं जा सकता है। उनको जबरदस्ती वहां से हटाया नहीं जा सकता है। जंगल की सुरक्षा का कार्य वहां की ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। वहां पे तय किया गया है कि जंगल की जो सुरक्षा होगा वहां ग्राम सभा जो होते हैं उनके द्वारा ये सुरक्षा का कार्य किया जाएगा। और इतना आप समझ लीजिए कि जो आदिवासी लोग जंगल में जो रहते हैं, जो 25 साल से रहते हैं, उनको जो भी जंगल में उगते हैं उनको सभी चीज़ों पर उनका अधिकार है, उनको हटाया नहीं जा सकता है। जो 25 सालों से रह रहे हैं, आपका कौन सा एक्ट बताता है? तो राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007। तो चलिए अगला प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 4 में क्या है? प्रश्न संख्या 4, झूम खेती कौन से राज्य में की जाती है? तो उत्तर हो जाएगा मिजोरम राज्य में झूम खेती की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 5, मिजोरम की प्रमुख फसल कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा चावल। अब आपको अगला यानी 38 पेज में लेके चलते हैं। आपका 37 पेज समाप्त होता है। 38 पेज में देखते हैं क्या क्वेश्चन है। छठा प्रश्न में देखेंगे झूम खेती क्या है? तो उत्तर हो जाएगा एक फसल को कटने के बाद। झूम खेती क्या है? एक फसल को कटने के बाद जमीन को कई सालों तक खाली छोड़ देते हैं और उसमें जो झाड़ी घास उग जाते हैं उसे उखाड़ते नहीं बल्कि काट कर जला देते हैं। उसी की राख जमीन को उपजाऊ बनाती है। खेती बोने के लिए जमीन को जोतते नहीं बल्कि हल्का हल्का खोदते हैं। देखिए इससे प्रश्न आपको VVI ये प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे क्वेश्चंस पूछा गया है। आप लोग इसको अच्छे से दिमाग में रखेंगे ताकि परीक्षा में किसी भी तरह से घुमा के पूछे तो आप इसको जवाब दे सकें। एक बार मैं फिर दोहराता हूँ, झूम खेती क्या है? तो एक फसल को कटने के बाद जमीन को कई सालों तक खाली छोड़ देते हैं और उसमें जो झाड़ी या घास उग जाते हैं उन्हें उखाड़ते नहीं बल्कि काट कर जला देते हैं। उसकी राख जमीन को उपजाऊ बनाती है। खेती बोने के लिए जमीन को जोतते नहीं बल्कि हल्का हल्का खोदते हैं। देखिए जमीन को जब अधिक जुताई कर दिया जाता है और जब बीज उसमें हम छिड़कते हैं तो होता क्या है कि जो बीज जो होता है उस मिट्टी के अंदर चला जाता है और मिट्टी ऊपर हो जाता है। तो ज़्यादा मिट्टी के अंदर चला जाता है तो मिट्टी से क्या होता है, ढक जाता है, तोपा जाता है, या वो उसको बीज को अंकुरन में बहुत मुश्किल होता है। वो जो आपका जो ढेला होता है, जो खुद जब आप जोतते हैं तो जोतने के बाद जो ढेला होता है वो बिल्कुल उसके ऊपर चढ़ जाता है। इस वजह से अंकुरन उसका ऊपर नहीं आ पाता है, वहीं पे गल या सड़ जाते हैं। इस वजह से जोतते नहीं है, हल्का हल्का खोदने का काम करते हैं ताकि बीज ऊपर रहे, केवल नमी उस जमीन से नमी खाली मिलता रहे, बना रहे, ताकि बीज अंकुरन आसानी से हो सके। तो यही इसमें है झूम खेती में, और कुछ नहीं है। आगे हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 में, देखते हैं क्या है। मिजोरम में लगभग कितने लोग जंगल से जुड़े हैं? मिजोरम में लगभग कितने लोग जंगल से जुड़े हैं? तो उत्तर हो जाएगा 3/4 लोग। मिजोरम में लगभग कितने लोग जंगल से जुड़े हैं? तो 3/4 लोग। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 8 में, सूर्यमणि कौन है? तो एक गर्ल स्टार। सूर्यमणि कौन है? तो एक गर्ल स्टार। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 9 में, एक टीन जमीन का क्या अर्थ होता है? देखिए ये भी VVI क्वेश्चन है ना, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप इस पे ध्यान देंगे। एक टीन बीज को
यानी एक टीन जमीन का क्या अर्थ होता है, तो एक टीन बीज को जितनी जमीन में बोया जाता है, एक टीन बीज को जितनी जमीन में बोया जाता है उतनी ही जमीन एक टीन जमीन कहलाती है। आप याद रखेंगे एक टीन जमीन का क्या अर्थ है, तो एक टीन बीज को जितनी जमीन में बोया जाता है, यानी एक टीन जमीन को जितनी जमीन में बोया जाता है उतनी जमीन एक टीन जमीन कहलाती है। अगला देखेंगे चेराओं के बारे में चर्चा करते हैं कि चेराओं के बारे में क्या कहा गया है। चेराओ फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है। चेराओ फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है। सब साथ में खाना पकाते हैं। चेराओ नाच भी करते हैं। चेराओ नाच भी करते हैं। इस नाच में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोग की जोड़ी सामने 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 बैठती है ना। दो लोग की जोड़ी जो होता है सामने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडिया को जमीन पर पीटते हैं ना। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर और क्या करते हैं, नाचते हैं। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं। फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है। चेराओ सब साथ में खाना पकाते हैं। सब मिलकर के साथ में खाना पकाते हैं। चेराओ नाच भी कहते हैं इसको। इस नाच में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोग की जोड़ी होता है जो जमीन पर बांस की डंडी लेकर के खड़े होते हैं और नाचने का काम करते हैं। और डंडी लेकर के दो लोग की जोड़ी होती है ना, जो सामने सामने बैठती हैं। ढोल की ताल पर डंडिया को जमीन पर पीटते हैं। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर और क्या करते हैं, नाचते हैं। आगे देखते हैं, अगला पेज में लेके चलते हैं। पार्ट 21 में देखेंगे किसकी झलक किसकी छाप। इस पार्ट के अंतर्गत क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, हम सभी क्वेश्चंस और आंसर से रूबरू होंगे और बात करेंगे कि क्या क्या है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चंस बनता है, सुवासिनी के पिता क्या है ना। सुवासिनी के पिता क्या हैं, तो उत्तर हो जाएगा कराटे के कोच। सुवासिनी के पिता क्या हैं, कराटे के कोच। दूसरा प्रश्न देखेंगे, सुवासिनी बाकी बच्चों के साथ कराटे कब से करने लगी, तो उत्तर हो जाएगा 3 साल। संख्या 5, ग्रेगर मेंडल कहां से है, तो उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से इनका जन्म 1822 में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। अगला देखेंगे नोट में, ग्रेगर मेंडल यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के पैसे न होने के कारण, ग्रेगर मेंडल यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के पैसे न होने के कारण उन्होंने एक मठ में रहकर मंक के मतलब होता है मुनि के भेष में ना। ग्रेगर मेंडल यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के पैसे न होने के कारण उन्होंने एक मठ में रहकर मंक यानी मुनि बनने का सोचा, ताकि वहीं से उन्हें आगे पढ़ने का मौका भी मिल सके, जो मिला भी, पर विज्ञान की पक्की नौकरी के लिए उन्हें फिर एक परीक्षा देनी पड़ी। घबराहट के मारे वे परीक्षा से भाग जाते और फेल होते रहते। यहाँ पर इसलिए शब्द आता है क्योंकि जो नौकरी पढ़ने का मौका भी मिल सके, जो मिला भी,
यानी उनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता था पैसे के कारण। अगर मिला भी पढ़ने का मौका तो उनको लगा कि विज्ञान की पक्की नौकरी के लिए उन्हें फिर से एग्जाम देना होगा, तो इसीलिए उफ कहते हैं, उफ ओह रे, इस तरह से कहते हैं कि विज्ञान की पक्की नौकरी के लिए उन्हें फिर से एक परीक्षा देनी पड़ी। उफ घबराहट के मारे, उफ यानी घबराहट के मारे वे परीक्षा से भाग जाते और फेल होते रहते। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ। ग्रेगर मेंडल यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के पैसे न होने के कारण उन्हें एक मठ में रहकर मंक यानी मुनि बनने का सोचा, ताकि वहीं से उन्हें आगे पढ़ने का मौका भी मिल सके। जो मिला भी वह विज्ञान की पक्की नौकरी के लिए उन्हें फिर से एक परीक्षा देनी पड़ी। उफ घबराहट के कारण, घबराहट के मारे वे परीक्षा से भाग जाते और फेल होते रहते। अगला देखेंगे कि क्या है। इन्होंने 7 सालों तक 28,000 पौधों पर प्रयोग किए। कौन? ग्रेगर मेंडल। इन्होंने 7 साल तक, कितने साल तक? 7 सालों तक 28,000 पौधों पर प्रयोग किए। अगला लेके चलते हैं 40 पेज में। 40 पेज में देखेंगे यहाँ पे इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किए ना। इन्होंने किस पौधे पर प्रयोग किए? तो मटर के पौधे पर ग्रेगर मेंडल जो थे प्रयोग किए। इसके बाद उन्होंने आनुवंशिकता की खोज की, आनुवंशिकता की भी खोज करने का काम किए। इसके बाद इनके सिद्धांत को इनकी मृत्यु के कई वर्ष बाद मान्यता मिली। इनके जो सिद्धांत था इनकी मृत्यु के कई वर्ष के बाद, जो इन्होंने इनका जो सिद्धांत था उनके मृत्यु हो जाने के बाद कई वर्ष के बाद जो है इससे मान्यता मिला। अगला देखते हैं पार्ट 22 में क्या है। पार्ट 22 यानी फिर चला काफिला। इसके अंतर्गत क्या क्या प्रश्न बनते हैं, सभी प्रश्नों से हम आपको रूबरू कराते हैं। आपको एक बार जोर से सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम मोटिवेट हों और आपको अच्छे से अच्छे वीडियो ला करके आप लोग के सामने दें, ताकि आपको परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। तो चलिए बात करते हैं पार्ट 22 के अंतर्गत क्या क्या प्रश्न बनते हैं। फिर चला काफिला। तो पहला प्रश्न बनता है पूरम पोली क्या है? तो उत्तर हो जाएगा मीठी रोटी जो गुड़ और जैम से बनाई जाती है। पूरम पोली क्या है? तो मीठी रोटी जो गुड़ और जैम से बनाई जाती है। यह मसालेदार कढ़ी के साथ खाई जाती है। यह जो है मसालेदार कढ़ी के साथ खाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 2। दशहरा कब आता है? तो वर्षा ऋतु के बाद दशहरा आता है। बड़ा अच्छा लगता है, हर शहर जो है सो सज धज के एकदम बिल्कुल तैयार हो जाता है, चक चक मकमक सगरो दिखने में लगता है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट दिखता है, लगता है कि क्या कुछ जगमगा उठता है पूरे शहर। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या है। नोट में देखेंगे आप, गन्ने की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। गन्ने की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इसके बाद है पक्षी के पंख उनको गर्म रखने में भी मदद करते हैं। इसके बाद है नागपुर के लोग दाल में मीठा डालकर खाते हैं। नागपुरिया लोग जो होते हैं, देखिए ये VVI क्वेश्चन है, आप इसको इस जो टॉपिक जो दिया गया है नोट में, एकदम बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चंस, चुनिंदे क्वेश्चंस, एक तरह से जूस कहिए, आपको निचोड़ करके हम आप लोग के सामने हम रख रहे हैं। इस क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखें और आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे कर पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस देखिए पूछा हुआ है ना। गन्ने की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, पक्षी के पंख को गर्म रखने में मदद करता है, नागपुर के लोग दाल में मीठा डालकर खाते हैं। बताइए, नागपुर के जो लोग हैं दाल में मीठा डालकर खाते हैं। इसके बाद है उल्लू अपनी गर्दन को काफी पीछे तक घुमा सकता है ना। उल्लू जो है ये अभी आपका VVI क्वेश्चन है, उल्लू अपनी गर्दन को काफी पीछे तक घुमा सकता है। इसके बाद है चूहों की देखने की क्षमता कम होती है। क्या होता है? चूहों की देखने की क्षमता कम होती है, परंतु सूंघने, स्पर्श और टेस्ट की संवेदना अच्छी होती है।
चूहों की देखने की क्षमता कम होती है, परंतु सूंघने, स्पर्श और टेस्ट की संवेदना अधिक अच्छी होती है ना। तो आपको 40 पेज जो है समाप्त होता है। आप लोग कमेंट में एक प्रश्न का उत्तर देंगे कि झट से कौन से पक्षी अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है। आप लोग उत्तर कमेंट में लिखेंगे। देखते हैं कि आप कितने एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं, सीटेट एग्जाम के लिए कितने तैयारी कर रहे हैं। आप लोग लिखेंगे इसमें कि कौन से ऐसे पक्षी है जो झट से अपने गर्दन को आगे पीछे करता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर लिखें। तो चलिए अगले पेज में हम लेकर चलते हैं। 41 पेज में क्या है, कुछ रह गया है, उस पर हम बात कर लेते हैं। देखेंगे, दशहरे के बाद परिवारों का यह काफिला अब गन्ने के खेतों और शक्कर के कारखानों के पास झोपड़ियां बनाकर रहेगा। अपनी झोपड़ियां गन्ने के सूखे पत्तों और रस निकले गन्ने से बनाते हैं। सुबह के अंधेरे में उठकर घर के आदमी खेतों में गन्ने की कटाई करते हैं ना। दशहरे के बाद परिवारों का यह काफिला अब गन्ने के खेतों और शक्कर के कारखानों के पास झोपड़ियां बनाकर रहेगा। अपनी झोपड़ियां गन्ने के सूखे पत्तों और रस के निकले गन्ने से बनते हैं। जैसे चेपी जो होता है, जब ईख को हम क्या करते हैं, निचोड़ करके जो रस बाहर निकाल लेते हैं, जो उसका जो बचता है, जो जिसको हम कहते हैं चेपी, या रस से निकले हुए गन्ने से बनता है, यानी चेपी उसको कहते हैं, जिसको जलावन के भी काम आता है। तो उस सूखे तो झोपड़ियाँ कैसे बनाया जाता है, गन्ने के सूखे पत्ते से, और जो रस से जो निकला हुआ जो चेपी होता है, जो निचोड़ करके हम जूस को निकाल करके उसमें से जो निचोड़ा हुआ जो बचता है, जो जिसको हम चेपी कहते हैं, उससे मिला करके झोपड़िया को तैयार किया जाता है। यानी रस से निकले गन्ने से बनाते हैं, और गन्ने के सूखे पत्तों से सुबह के अंधेरे में उठकर घर के आदमी खेतों में, यानी सुबह के अंधेरे में उठकर घर के आदमी खेतों में गन्ने की कटाई करते हैं। यानी सुबह ही उठ जाते हैं, भोरे 3 बजे 4 बजे भोर में उठ जाते हैं और गन्ना काटने के लिए खेतों में चले जाते हैं। और वहीं पे झोपड़िया बना हुआ होता है गन्ने के सूखे पत्ते से, और जो हम लोग गन्ने से जो रस को निचोड़ करके निकाल करके जो हम जो जिसको हम चेपी कहते हैं, उस जो रहता है, उसी के माध्यम से हम क्या करते हैं, झोपड़िया बनाने का काम करते हैं। तो आपका दशहरे के बाद जो होता है, जो उससे आप लोग रूबरू हो गए कि दशहरे के बाद क्या होता है, हम आप लोग समझ गए। तो आज का आपको वीडियो एक क्लास 5 का लास्ट करता है, आज का इतना ही। तो आज फिर हम इसके बाद जो आप कमेंट में करें, अच्छा लगे, उसको हम वीडियो आप लोग के सामने लेके आएंगे और आप लोग के सामने देने का काम करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। और आज का जो EVS जो क्लास 5 का है, जो क्लास 5 का आपको समाप्त होता है। ठीक है, इसके बाद आप लोग जो कहें, ठीक है, इसके बाद हम कराएंगे। तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज का इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे और बात करेंगे आप लोग से। तो चलिए आज का इतना ही। आप लोग, लेकिन जाने से पहले आपको एक बार बता देना चाहता हूँ कि आप लोग जब सीटेट की तैयारी करते हैं तो आप हमें क्वेश्चंस का जवाब दें कमेंट में। इसके बाद हम आप लोग को जानेंगे कि आप अच्छे से कर रहे हैं। जो भी हमने क्वेश्चंस कराया उसको आप लोग अच्छे से देख लिए, अच्छे से कर लेंगे। चलिए, तो आप जो भी पीछे पढ़े हुए हैं, हम देखते हैं कि आप कितने तैयारी कर रहे हैं। आप सभी जो क्वेश्चंस हम बता रहे हैं, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपका किस तरह से तैयारी है। तो चलिए हम बताते हैं। प्रश्न पहला में क्या है, हाथियों के झुंड के बारे में कौन से कथन सही है। आप लोग देखेंगे पहला प्रश्न क्या है। पहला में हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और
14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। दूसरा में है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती हैं। इसके बाद तीसरा, हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। चौथा, इनमें से सभी। आप लोग को बताना है हाथियों के झुंड के बारे में कौन से कथन सही है। यानी पहला कहता है कि हाथी के झुंड में केवल हथिनियां और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। दूसरा कहता है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती हैं। तीसरा कहता है हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। चौथा कहता है कि इनमें से सभी। आप लोग कमेंट में इसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रश्न संख्या 2 में बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। आपका पहला हो जाएगा असम, इसके बाद है दूसरा तमिलनाडु, तीसरा हो जाएगा राजस्थान, इसके बाद चौथा हो जाएगा बिहार। यानी असम, तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार, इसमें कौन होगा आप लोग उत्तर करेंगे, कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखें। इसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3 कुनैन नामक दवाई कैसे प्राप्त होता है। उत्तर लिखना है। इसमें पहला ऑप्शन में देखेंगे जलीय पौधे से, दूसरा है सिनकोना के पौधे से, तीसरा है एकोनाइट के पौधे से, फिर चौथा है नीलगिरी के पौधे से। कौन होगा आप लोग कमेंट में इसका आंसर करेंगे। क्या है, कमेंट में इसका लिखेंगे। तीसरा प्रश्न कहता है कुनैन नामक दवाई कैसे प्राप्त होता है। कुनैन नामक दवाई कैसे प्राप्त होता है, तो पहला ऑप्शन में है जलीय पौधे से, दूसरा में सिनकोना के पौधे से, तीसरा में है एकोनाइट के पौधे से, चौथा में है नीलगिरी के पौधे से। तो इसमें कौन आंसर होगा आप लोग बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसके बाद अगला देखेंगे, चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न में निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। हम आपको चौथा के ऑप्शन दिखाते हैं, कौन होगा आप लोग के बताना है कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सत्य कथन कौन है, चुनेंगे आप। पहला ऑप्शन में है अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 ग्राम पत्ते टहनियाँ खा लेते हैं। इसके बाद हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। तीसरा ऑप्शन है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन, यहाँ पे वजन होगा जी, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है ना, वजन 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किग्राम होता है। चौथा ऑप्शन है अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। इस सत्य कथन चुनना है कि चारों ऑप्शन में से सत्य कौन है। आप लोग को जो ऑप्शन सही है उसको आप क्या करेंगे, आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। अगर 1 सही है तो 1 लिखेंगे, 2 सही है तो 2 लिखेंगे, 3 सही है तो 3 लिखेंगे और 4 सही है तो 4 लिखने का काम करेंगे। आप लोग कमेंट में जरूर आंसर करें। आप अगर सही मायने में आप सही स्तर से आप तैयारी कर रहे होंगे तो आप सही इसका जवाब देंगे। तो आप इसको कमेंट में जवाब देना ना भूलें। आप लोग कमेंट में जरूर जवाब दें। तो चलिए अगला क्वेश्चन कराते हैं कि अगला 5वां नंबर क्या है। 5वां प्रश्न है केरल के निकटवर्ती राज्य के नाम बताना है। आपको हम बताए कि आप भारत के नक्शा देखें, भारत के नक्शे के माध्यम से आपको पता चलेगा कि केरल के निकटवर्ती राज्य कौन होगा। तो आपको बताना है इसमें आंसर कौन होगा। आप कमेंट में जरूर लिख करके आंसर बताएं। तो पहला ऑप्शन है कर्नाटक और तमिलनाडु, दूसरा है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तीसरा है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, चौथा है कर्नाटक और महाराष्ट्र। कौन होगा इसका आंसर, आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर लिखें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में, प्रश्न संख्या 6 में क्या है आप देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 ईवीएस संक्षेपण रूप क्या होता है, यानी ईवीएस का संक्षेप रूप क्या होता है। पहला ऑप्शन है एनवायरमेंटल साइंस, दूसरा है एनवायरमेंटल स्टडीज, तीसरा है एनवायरमेंटल स्किल्स, चौथा है एनवायरमेंटल सोर्सेज। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा छठा
प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है, छठा प्रश्न का, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि इसका क्या आंसर होगा। तब हम जानेंगे कि आप अच्छे से सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज का इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर यस लिखेंगे और आगे जो वीडियो आपका जो अति हो मन हो कि इसका और वीडियो आगे बने तो आप कमेंट में लिखें, हम आप लोग को बनाने का काम करेंगे। और आप लोग शेयर करना ना भूलें ताकि हमें और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का मौका मिले। आज का इतना ही, इस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो चलिए आज का इतना ही, जय हिंद जय भारत।